समझ के चलना। एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, वेक्टर्स की बात कर रहा हूं, एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड a vector. Any directed line segment is called a vector. Any directed line segment is called a vector. अब देखो, सपोज करो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो ये जो लाइन है जिसके अलोंग ये वेक्टर चल रहा है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सपोर्ट। ये जो ए है इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, ये जो बी है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, और इसको लिखते हैं वेक्टर ए बी। ये बात समझ में आई? ठीक है ना। सो इन अदर वर्ड्स, a physical quantity having both क्या both initial and terminal point, magnitude and direction, having both, ये basically उससे तो direction का decide हुआ ना, having both magnitude as well as direction is called a vector quantity, is called a vector quantity, is called a vector quantity. For example, बताइए कौन कौन सी vector quantities आपको पता है? Force, displacement, velocity, displacement, velocity, acceleration, बस इतनी बहुत है। yes, ठीक है। yes sir, Line along which vector x is called line of support. Line along which vector x is called line of support. Next point, the quantity which is given only by magnitude, उसको क्या बोलते हैं? हेलो, scalar, yes sir, is called scalar quantity. ठीक है जी। yes sir, magnitude of vector AB is expressed as AB का magnitude, is expressed as AB का magnitude। ये बात समझ में आई? छोटी छोटी बातें हैं और ऑलमोस्ट आपको पता भी होंगी। ठीक है जी। yes sir, हेडिंग डालो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। और एक मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनो। yes, चलो, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर लिखो जी। ए वेक्टर
a vector of magnitude 0 is called null vector. It has same initial and terminal point. It has same initial and terminal point. And it does not have any क्या डायरेक्शन. इनकी ना कोई डायरेक्शन नहीं होती है. ठीक है ना. जैसे क्या है, सपोज करो एक बॉल है, आपने उछाली और वो गिर के वापस यहाँ पे आ गई. ठीक है ना. तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हुआ? जीरो. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 0. इसको ऐसे डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 0. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट. सर जीरो के ऊपर क्या है? वो वेक्टर का साइन बनाया. अच्छा ठीक है. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ठीक है. इसको ना ऐसे डिनोट करते हैं समटाइम्स कि वेक्टर ए, उसके बीच में एक छोटी सी कैप एंड देन वेक्टर बी. ये सिंबल है ए और बी के बीच में एंगल का. ठीक. अब जैसे सपोज करो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एक ऐसे वेक्टर सी जा रहा है. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ठीक है. तो अगर ये एंगल थीटा है तो हम ए और बी के बीच में कितना एंगल बोलेंगे? पाई माइनस थीटा. तो वेक्टर ए और बी के बीच में जो एंगल है दैट इज पाई माइनस थीटा. क्लियर बात? ऐसे अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो बी और सी के बीच में कितना एंगल होगा? उनकी जो ओपनिंग डायरेक्शन है ना, वो उनके बीच में एंगल होता है. बी और सी के बीच में क्या एंगल हुआ? पाई माइनस अल्फा. और अगर ये बीटा है तो ये वाला एंगल जाएगा सी और ए के बीच में. तो सी और ए के बीच में क्या एंगल है? पाई माइनस बीटा. ये बात क्लियर है मेरी? यस. एंड द फैक्ट इज कि एक कोई भी दो वेक्टर फॉर एनी टू वेक्टर, उनके बीच का जो एंगल है वो 0 से पाई में होता है. ठीक है मेरी बात? Yes, sir. ना चलो आगे. इफ ए एंड बी, सॉरी, ए एंगल बी, मतलब ए और बी के बीच का एंगल 0 है, देन दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स. ठीक है ना. इफ ए और बी के बीच का जो एंगल है वो पाई है, देन दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स. What are they called?
एंटी पैरेलल वेक्टर्स की, और सिंपल सी बात है वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है इतनी बात? ठीक है जी। Yes, sir. उसके बाद बारी आती है यूनिट वेक्टर की। किसकी बारी आती है? यूनिट वेक्टर की। सो ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी, यूनिटी मतलब कितना? 1। ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी is called unit vector. A vector of magnitude unity is called unit vector. So unit vector in the direction of vector A is written as A cap, and this A cap is vector A upon magnitude of vector A. ठीक है ना? A cap upon magnitude of vector A. क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. अच्छा, यूनिट वेक्टर का यूज एक्चुअली है क्या? एनी आइडिया? डायरेक्शन बनाने के लिए, डायरेक्शन इसके बताने के बताने लिए। डायरेक्शन असाइन करने के लिए। किसी स्केलर क्वांटिटी को कोई डायरेक्शन देनी है तो उसको उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही करते हैं, है ना? देखो इसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर is to impact the direction to a physical quantity. The direction to a physical quantity. ठीक है जी, चलो जी। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? I cap. Yes. Unit vector in the direction of x axis is I cap. ये कैप बनानी बहुत जरूरी है, इसको अगर लोग भूल जाते हैं तो उनके नंबर भी कट जाते हैं फिर। उसके बाद यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इज j cap. Unit vector in the direction of z axis is k cap. बोलिए। Unit vector in the direction of x axis is I cap, in the direction of y axis is j cap, in the direction of z axis is k cap. Agreed or not? अच्छा, a vector of magnitude 3 unit in the direction of x axis क्या आ जाएगा कि 3 को मल्टीप्लाई कर दो x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर से, वो क्या है? I कैप। तो ये बन गया 3 I कैप। बताइए मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. यस सर। चलो आगे। यस सर। अब एक चीज पे ध्यान दो, ये आप x एक्सिस की डायरेक्शन में 2 यूनिट चले तो ये क्या वेक्टर बनेगा? 2I कैप। बोलिए।
Yes, sir. ये आप y एक्सिस की डायरेक्शन में 3 यूनिट चले। मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। मुझे दाल से नहीं खाना। ये आप y एक्सिस की डायरेक्शन में 3 यूनिट चले, मतलब कितना, 3 j कैप। तो इन दोनों के तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या हुआ, आप यहां से कहां पहुंचे, यहां पहुंचे। अगर इस पॉइंट को A बोलूं, इसको O बोलूं, तो isn't it like कि वेक्टर OP प्लस वेक्टर PA इज वेक्टर OA। बोलिए, ये तो सबको पता है हमें। Yes, sir. तो वेक्टर OA कितना आया, 2i कैप प्लस 3j कैप। इस तरह से वेक्टर्स को लिखना शुरू किया था। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलिए। Yes. Yes, sir. अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OA कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OA क्या होगा कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ओरिजिन। तो इस केस में कितनी आ रही है, Under 2 root स्क्वायर प्लस 3 3 square. स्क्वायर Yes, sir. रूट 13। Yes, sir. तो OA की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर in the direction of OA will be what, 2i cap plus 3j cap upon under root of 13। बोलिए, मेरी ये बात समझ में आई क्या छोटी सी? Yes, sir. ठीक है जी। नाउ अगर z एक्सिस को भी इंक्लूड कर दें तो लेट वेक्टर OA is AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। मतलब आप x एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चले, 2 यूनिट A यूनिट, y एक्सिस में B यूनिट और z एक्सिस की डायरेक्शन में C यूनिट। ऐसे केसेस में हम जो OA का मैग्नीट्यूड लिखते हैं दैट इज अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? शुरू से ही बहुत ध्यान देके चलना, ये चैप्टर बहुत जल्दी एक मतलब गंदी फॉर्म ले लेगा। फिर मत कहना हमें तो समझ नहीं आ रहा, फिर सुनने में आता है हमें तो शुरू से समझ नहीं आया कभी। ठीक है ना? तो OA क्या होता है इस केस में, मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब 2-3 क्वेश्चन लिखो, चलो आगे। Yes, sir. लिखो जी क्वेश्चन 1। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, find the vector of magnitude 3 units in the direction of vector, ये क्या बनाया मैंने, in the direction of vector A as 2i cap plus j cap minus 7k cap। बोलिए फटाफट से आंसर। सर
6 I cap plus 3 J cap minus 21 K cap upon under root 54. सॉल्यूशन अगर देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 7 मतलब 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, that is under root of 4 plus 1 plus 49, that is root 54. ठीक है, that is 3 under root 6. now unit vector क्या बन जाएगा, 2i cap plus j cap minus 7 k cap upon 3 root 6. तो vector of magnitude, so vector of magnitude 3 in direction of A is 2i cap plus j cap minus 7 k cap upon root 6. Agreed or not? Easy है? Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिखो जी. How many vectors are there perpendicular to a given plane? How many vectors are there perpendicular to a given plane? बोलिए. बोलिए. Sir, 1. मेरे को एक आंसर ना इनफाइनाइट भी आया, किसी ने व्हाट्सएप करा मुझे. देखो ये गिवन प्लेन है. पहली बात तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक वेक्टर तो ये और एक वेक्टर ये, क्या ये दोनों दो अलग अलग वेक्टर होंगे? Yes, sir. No, sir. बोलिए. So, No, sir. क्या ये दोनों दो अलग अलग वेक्टर होंगे? तो ये तो दोनों सेम वेक्टर्स है, Yes. तो इसका मतलब इसका आंसर इनफाइनाइट तो नहीं है. एग्रीड और नॉट? Yes, sir. बट डेफिनेटली अगर एक वेक्टर अबव द प्लेन है तो एक दूसरा वेक्टर जो ऐसा भी ही होगा. बिलो द प्लेन भी होगा. Yes, sir. तो इसका मतलब टू वेक्टर्स आर नॉर्मल टू ए गिवन प्लेन. टू वेक्टर्स आर नॉर्मल टू ए गिवन प्लेन. एक अबव द, जैसे आप थंब रूल लगाते हो तो अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो अबव द प्लेन होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो डाउन द प्लेन होगा. इजंट इट? ऐसे ही होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए एक वही प्रिसीजन ज्यादा नहीं आया समझ. मैंने बस ये कहा, एक अब तेरी कॉपी है, जी सर. उस पे पेंसिल को खड़ा कर. एक यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर आ गया अबव द प्लेन. हाँ जी सर. अब पेंसिल की टिप को नीचे की तरफ कर. दूसरा वेक्टर आ गया डाउनवर्ड द प्लेन. हाँ जी सर. बस यही दो वेक्टर है. तो फिर आप ये सेम वेक्टर क्या कह रहे हो? सेम वेक्टर कह रहा हूं कि एक ही दो पैरेलल वेक्टर्स डिफरेंट वेक्टर नहीं होते, दे आर कंसीडर्ड एज सेम वेक्टर्स. मुझे वैसे यहाँ पे यूनिट वेक्टर यूज करना चाहिए. हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स आर देयर
परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। बेसिकली होता क्या है कि हम ना दो तरह के वेक्टर्स देखते हैं, एक होते हैं फ्री वेक्टर्स और दूसरे होते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स। ये जो लोकलाइज्ड वेक्टर है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये कौन से होते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर? कि इनमें ना इट डज मैटर कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, Yes, sir. जो फ्री वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इसमें ये मैटर नहीं करता कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। जैसे एक चीज सोचो, सपोज करो, जैसे एक चीज सोचो कि कैसे बताऊं, जैसे सपोज करो डोर है, ठीक है, डोर पे आपने किसी पॉइंट पे पुश किया तो ज्यादा फोर्स से बंद होगा, किसी और पॉइंट पे पुश करोगे तो कम फोर्स से बंद होगा, हाँ Yes, कि sir. नहीं? तो वो Yes, sir. लोकलाइज्ड वेक्टर, उस वेक्टर को हम लोकल वेक्टर बोलते हैं। मेरी बात Yes. क्लियर है? एक दूसरे होते हैं फ्री वेक्टर्स, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक फ्री वेक्टर है, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे मैटर नहीं करता, ठीक है ना? इसमें लिखो जरा एक मिनट, लोकलाइज्ड वेक्टर में लिखो, different physical effects are produced, different physical effects are produced when the line of application is changed, when the line of application is changed। ये बात समझ में आई? ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल फोर्स, लोकल फ्री वेक्टर में लिखो vectors in space, vectors in space when transferred from one point to another does not change, doesn't change are called free vectors। For example, displacement। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखो शायद आपको थोड़ी और क्लैरिटी होगी। सपोज करो ये पॉइंट है 2i कैप प्लस j कैप, ये पॉइंट है i कैप, तो ये वेक्टर क्या बनेगा? जिसको थोड़ा थोड़ा आइडिया है पोजीशन वेक्टर का वो जानता होगा कि ये i कैप प्लस j कैप बनेगा, ठीक है? अगर मैं एक पॉइंट ले लूं 2i कैप और सामने वाला पॉइंट ले लूं 3i कैप प्लस j कैप, तो ये वेक्टर क्या बनेगा? तो भी ये i कैप प्लस j कैप होगा, इनका डिफरेंस होता है ये। Yes, sir. तो Yes, sir. अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि दोनों पॉइंट इनिशियल टर्मिनल को स्पेस में मूव कर दिया, बट स्टिल वेक्टर की जो डायरेक्शन है और वो जो वेक्टर है वो सेम है, इनको फ्री वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है? तो हमारे सिलेबस में यही वाले वेक्टर्स हैं। Yes, sir. ठीक है, मेरी बात समझ में आई अब? Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब जैसे ये प्लेन था, ये प्लेन है, इस प्लेन के पैरेलल आप ये देख लो, परपेंडिकुलर चाहे ये देख लो, ये दोनों सेम वेक्टर ही हुए। Yes, sir. फ्री वेक्टर्स, ये फ्री वेक्टर्स हैं, ये सेम वेक्टर्स हैं, तो इसीलिए
प्लेन की नॉर्मल डायरेक्शन में दो ही यूनिट वेक्टर होंगे, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है जी, चलो अगली हेडिंग डालो। इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, two or more vectors are called equal if they have same magnitude, same direction, and they represent the same physical quantity. And they represent the same physical quantity. ठीक है जी, आसान सी चीज है। Two or more vectors are called equal vectors if they have same magnitude, same direction, and they represent the same physical quantity. चले आगे। Yes, sir. चलिए हेडिंग डालो, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स लिखो, two or more vectors are called collinear vectors if two or more vectors are called collinear vectors if their directed line segments are parallel. If their directed line segments are parallel, ठीक है ना, irrespective of their direction। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर्स बोल दो चाहे इनको पैरेलल वेक्टर्स बोल दो, एक ही बात है, मतलब दे हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है ना, सो टू नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर A and वेक्टर B are collinear if A is k times वेक्टर B। ये बात समझ में आई? If वेक्टर A is k times वेक्टर B, क्यों k times? एक बात बताओ रमनीक, Yes, sir. सपोज करो ये दोनों के दोनों वेक्टर्स, ठीक है, एक उसके अलोंग है 2i कैप प्लस j कैप, बट इसका मैग्नीट्यूड है 3, इसका मैग्नीट्यूड है 6, तो ये वाला वेक्टर हम कैसे लिखेंगे? पहले वाला थ्राइस ऑफ 2i कैप प्लस j कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना, √5 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? Yes, sir. दूसरे वाला कैसे लिखेंगे? 6 टाइम्स ऑफ
2i कैप प्लस j कैप अपॉन रूट 5। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं इस तरफ कर दूं एक वेक्टर को और इसका मैग्नीट्यूड 8 है तो इसको क्या लिखेंगे? पहली बात तो ये 2i प्लस j कैप के अपोजिट है, तो माइनस ऑफ 2i कैप प्लस j कैप अपॉन रूट 5। Yes, sir. और इसकी डायरेक्शन क्या है? वो इसकी मैग्नीट्यूड कितना है? 8। 8 तो वेक्टर A इज k टाइम्स वेक्टर B। नाउ k इज ए स्केलर। अगर ये k पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स, और अगर ये k निगेटिव है तो हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। बोलिए, ये बात समझ में आई क्या? yes sir इजी है। yes इन सब में एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या हो रहा है? आई कैप के कोफिशिएंट का जो रेशियो है वही जे कैप के कोफिशिएंट का रेशियो है कि नहीं? yes sir लिखो, इन अदर वर्ड्स, in other words, two vectors are collinear if one vector is expressed as a scalar multiple of the other vector. One vector is expressed as a scalar multiple of the another vector. That means अब जो लाइन यूज कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। One vector can be expressed in the linear combination of the other vector. One vector can be expressed in the linear combination ये जो वर्ड है ना, ये हम बहुत सुनेंगे आगे जाके। In the linear combination of the other vector. One vector can be expressed in the linear combination of the other vector, and then they are called linearly dependent vectors. And then they are called linearly dependent vectors. ठीक है? इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, मतलब वो दोनों कैसे हैं? पैरेलल या कोलिनियर है। अगर दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? कि वो पैरेलल नहीं है। ठीक है ना? सो इफ टू वेक्टर्स are linearly dependent means they are parallel, otherwise we call them linearly independent. What do we call them? Linearly independent. एक भाई बता दो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है? कुछ नहीं है। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब हम किसी वेक्टर a को लैम्डा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। सम वेक्टर a इज k टाइम्स वेक्टर b, ये लीनियर डिपेंडेंस है।
बस कोई इसमें बड़ा इसमें ज्ञान या रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक टर्मिनोलॉजी है। ओके सर। ठीक है जी, क्या मेरी ये बात समझ में आ गई सबको? तो दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट मतलब पैरेलल, दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब नॉन पैरेलल। जैसे कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों कैसे होंगे? पैरेलल, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक ये वेक्टर है और एक तो ये वेक्टर है जो पैरेलल नहीं है, दिख रहा है, तो इनको हम बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। सर अगर एंटी पैरेलल हो तो लीनियरली डिपेंडेंट? हाँ वो भी डिपेंडेंट ही है, इंक्लूडिंग दिस में ऑल्सो। तो क्या होगा, के नेगेटिव हो जाएगा बस। यस सर। ठीक है ना? समटाइम्स, एक पॉइंट डाल के लिखो, समटाइम्स if they say two vectors are linearly independent, and x vector A plus y vector B is 0. Sometimes if they say कि two vectors are linearly independent and x vector A plus y vector B is 0, इसका क्या मतलब होगा? देखो अगर इसके हिसाब से चलूं तो वेक्टर ए को लिख सकते हैं माइनस वाई अपॉन एक्स वेक्टर बी। वाई अपॉन एक्स तो कोई स्केलर बन जाएगा अल्टीमेटली। यस सर। तो ये तो लीनियरली डिपेंडेंट होने चाहिए, बट वो कह रहा है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मतलब कि ऐसा तभी होगा, दिस इंप्लाइज कि x इज 0 एज वेल एज y इज 0। ये तभी हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ठीक है? यस सर। यस सर। चलो आगे। यस सर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो, कोप्लेनर वेक्टर्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे? नो सर। नो सर। हम फ्री वेक्टर पढ़ रहे हैं, ये सोच के बोलना। क्या दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे? नो। अच्छा अपने अपने हाथ में ना एक Yes, एक sir. अपनी जैसे आपकी दोनों फिंगर्स हैं, ठीक है, क्रॉस करके रखो, दो वेक्टर आ गए। यस सर। अगर आपने उन दोनों फिंगर्स को ज्वाइन कर रखा है फिर तो आपको पता लग रहा होगा कि वो कोप्लेनर है। अगर आप एक के ऊपर एक रखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो कोप्लेनर नहीं है। लेकिन अगर मैं, चूंकि हम फ्री वेक्टर पढ़ रहे हैं, उसको पैरेलली नीचे डाल दूं। यस। मुझे पता नहीं मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 3D का हाँ जी थोड़ी बहुत याद है। क्या कह रहे हैं? एक सेकंड जरा, कैमरा मेरा कैमरा ऑन करो। देखो सपोज करो दो दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, यस सर।
सपोज Yes, करो sir. दो वेक्टर ऐसे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये तो कोप्लेनर नहीं है, Yes, sir. Yes. बट चूंकि हम फ्री वेक्टर पढ़ रहे हैं, मैं इसको उठा के यहाँ पे भी तो रख सकता हूँ। ये और ये तो सेम Yes, वेक्टर sir. है, आगे प्लेन में। Yes. क्या मेरी बात सबको समझ में आई? देखो अगर पहले हाँ जी। मैंने ऐसे रखा हुआ था तो देखने में लग रहा है कि ये कोप्लेनर नहीं है, एक प्लेन में नहीं है, बट ये वाला जो वेक्टर है, अगर ये फ्री वेक्टर है, इसको उठा के यहाँ रख दो पैरेलली, तो आ गया प्लेन में। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. तो इसमें लिखो जरा, थ्री वेक्टर्स आर कॉल्ड, कोप्लेनर में लिखो, कोप्लेनर में टू वेक्टर्स आर, टू तो हमेशा कोप्लेनर होंगे। लिखो जरा, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर as their directed line segment lie in same plane. Two vectors are always coplanar as their directed line segment lie in same plane. क्या ये छोटी सी बात समझ में आई? हाँ जी, हेलो। यस सर। अच्छा, जैसे तीन वेक्टर हैं, ऐसा हो सकता है कि वो कोप्लेनर ना हो। जैसे दो वेक्टर सपोज करो आपने एक प्लेन में रख दिए, अब तीसरा वेक्टर है तो उस प्लेन से इंक्लाइंड कर सकते हैं हम। बोलो, अरे बोलो। सर एक बार रिपीट करना। मैंने ये कहा दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर, ये तो हमें पता लग गया। अब तीन वेक्टर जरूरी नहीं है कोप्लेनर हो, उनमें से कोई एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर से बने प्लेन से किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो सकता है। Okay, sir. ठीक है ना? तो इसमें लिखो जरा, ए गिवन नंबर ऑफ वेक्टर्स, ए गिवन नंबर ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर if their directed line segment are parallel to the same plane. If their directed line segments are parallel to the same plane. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, two vectors are always coplanar. मेरी ये बात समझ में आई? यस sir. सर। चलो हेडिंग डालो, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी, लिखो इसमें, एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एनी directed line segment whose one point is origin is called, whose one point is origin is called position vector. एक पॉइंट ओरिजिन फिक्स्ड है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है जेड एक्सिस। ऐसे बनाते हैं हम एक्स वाई जेड को। एक पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप।
ओरिजिन से इस पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर है ए। अब देखो हम इस ए को कैसे कैसे लिखते हैं। ए एज ए पॉइंट, हम सिंपली इसको ये लिख सकते हैं 2 3 -1। ये किस फॉर्म में लिखते हैं? 3D में। ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज रिटन एज ओ ए। ये क्या हो गया? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। इसको हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर्स में। समटाइम्स वी राइट इट लाइक पॉइंट ए, तो भी हम इसको ओ ए बोलेंगे। अगर इसको बोल दिया है वेक्टर ए तो हम इसको समटाइम्स ए भी बोल देते हैं। दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। मेरी बात समझ में आई? अब आने वाले फ्यूचर में वो कभी आपको ये बोले कि 3D स्पेस में एक पॉइंट दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 3 -1 है, बट जो पोजीशन वेक्टर है मतलब उसको ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। सर ये एक बार फिर से बता दो। यार तुझे इसमें भी डाउट आ रहा है? बता। मैं तो बोर हो गया ये करके। मैंने ये कहा जैसे ये पॉइंट ए है, एज ए पॉइंट हम सिर्फ इसको 2 3 -1 बोलेंगे 3D में। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग 2, वाई एक्सिस के अलोंग 3 और जेड एक्सिस के अलोंग -1 चल के ये पॉइंट आया। ठीक है। अब कभी कभी हम इसको लिखेंगे पॉइंट ए सीधा 2i प्लस 3j माइनस के, कभी कभी लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इस 2i प्लस 3j माइनस के। वो एक ही बात, मतलब वो ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। अब आगे देखो जी। सपोज करो एक वेक्टर है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, मतलब ये ओए वेक्टर हुआ। यस सर। एक दूसरा वेक्टर है a2 सॉरी b1 b2 b3 लिख लेते हैं, b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। तो ये वेक्टर OB हो गया अपने पास, b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। हाँ कि नहीं? यस सर। अब हमने इस केस में वेक्टर AB को लिखना है, BA को, चलो BA को लिखना है। तो देखो आप O से B पे गए OB, प्लस आप B से A पे गए, आप अल्टीमेटली कहां पहुंचे? OA। डिस्प्लेसमेंट तो OA हुआ ना। यस सर। तो दिस इंप्लाइज कि जो BA वेक्टर लिखा जाएगा दैट इज OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। ये बात क्लियर है मेरी सुकीरत? यस सर। अच्छा, अगर मैं आपसे AB वेक्टर पूछूं तो वो बनेगा OB माइनस OA वेक्टर। बोलिए। यस सर। अब क्या होगा? OA प्लस AB इज OB, तो AB क्या बन जाएगा? OB माइनस OA। यस सर। बनेगा नहीं बनेगा? तो ध्यान रखें कि जब भी हम वेक्टर AB लिख रहे हैं, AB वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पहले इसका पोजीशन वेक्टर फिर इसका पोजीशन वेक्टर। सो दैट वुड बी B2 माइनस B1 i कैप
sorry, b2 a2 b1 minus a1 I cap plus b2 minus a2 j cap plus b3 minus a3 k cap। क्या मेरी ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. सर तुम नीचे करना थोड़ा। ठीक है, क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? चलो आगे। हेडिंग डालो, सेक्शन फार्मूला। ध्यान दो, सपोज करो ये वेक्टर ए है, a1 I cap प्लस b1 j cap, a1 I cap प्लस a2 j cap प्लस a3 k cap। अच्छा, यहाँ पे वेक्टर b है, दैट इज b1 I cap प्लस b2 j cap प्लस b3 k cap। मेरी ये बात समझ में आई? छोटी सी, इसमें कुछ है ही नहीं वैसे। अब मुझे ना उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर चाहिए, से ये आर है, पॉइंट आर डिवाइड्स जॉइंट ऑफ ए एंड बी in a ratio of m:n। ये m, ये m, ठीक है। तो पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ r, ओ आर, ठीक है ना, दैट इज m टाइम्स ओ बी प्लस n टाइम्स ओ ए अपॉन m प्लस ए। सो ये क्या बन जाएगा r के कोऑर्डिनेट कि mb1 प्लस na1 अपॉन m प्लस n I कैप प्लस mb2 प्लस na2 अपॉन m प्लस n j कैप प्लस mb3 प्लस na3 अपॉन m प्लस n k कैप। बोलिए, ये तो वही है जो हम कब से कोऑर्डिनेट में भी करते आए हैं। Yes, sir. Yes, sir. Sir, O point कौन सा है? ओरिजिन कहीं पे तो होगा, Okay. जैसे सपोज करो ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। इसका प्रूफ जरूरी नहीं है तो मैं दे भी नहीं रहा हूं। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. नाउ एक नोट डाल के लिखो, if position vector of vertices of a triangle are vector A, vector B and vector C, then
position vector of centroid of the triangle will be, centरोइड को G से डिनोट करते हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C अपॉन 3। अगर किसी भी ट्राइंगल के वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर ABC होंगे तो उसके सेंट्रोइड के पोजीशन वेक्टर वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। use vectors to prove that use vectors to prove that line segment joining middle points of the diagonals of a trapezium, that line segment joining midpoints of the diagonals of a parallelogram, sorry, of a trapezium. पुनीत, यस सर। ट्रेपेजियम क्या होता है? is parallel to its सर ट्रेपेजियम base सर and is equal, सर पैरेलल होती है सर इसकी ऑपोजिट साइड्स दो जो वो होती तो हैं पैरेललोग्राम की भी होती हैं। सर, and दो is नहीं भी equal to, होती हाँ सर, दो इक्वल होती हैं, दो नहीं होती, मतलब पैरेलल होती, दो नहीं होती। अच्छा, हो सकती है, बेसिकली दो का पैरेलल होना जरूरी है। पैरेललोग्राम इज आल्सो ए काइंड ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है ना? use vectors to prove that line segment joining the midpoints of the diagonals of a trapezium is parallel to its base and is equal to the half of their difference, and is equal to the half of their difference। करो एक मिनट ट्राई जरा, कैसे करोगे? ABCD क्या है? एक ट्रेपेजियम। क्या ये ट्रेपेजियम दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. नाउ आई अज्यूम कि इसकी पोजीशन वेक्टर वेक्टर A है, B के B है, C के C है और D के वेक्टर D है, ठीक है? मुझे बताओ AC का मिड पॉइंट क्या होगा? A प्लस C बाई 2 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. BD का मिड पॉइंट क्या होगा? B प्लस D बाई 2। Yes, sir. दूसरी बात मुझे ये पता है कि जो DC वेक्टर है दैट वुड बी लैम्डा टाइम्स सम AB वेक्टर होगा, जहां पे लैम्डा पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने डायरेक्शन सेम ली दोनों की। Yes, sir. होगा। नाउ इसको बोल देते हैं P, इसको बोल देते हैं Q, मतलब डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट है वो PQ है। तो वेक्टर PQ क्या आएगा? PQ होगा OQ माइनस OP, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। Q के पोजीशन वेक्टर हैं B प्लस D बाई 2 माइनस A प्लस C बाई 2, हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसको ऐसे लिख लो कि B माइनस A अपॉन 2 प्लस D माइनस C अपॉन 2, हाँ कि नहीं? बोलो। Yes, sir.
Yes, sir. बी माइनस ही क्या होगा? क्या ये ए बी नहीं होगा? ये जो डी माइनस सी है इसको सी माइनस डी बाई 2 कर देता हूँ निगेटिव करके बाहर। कोई इशू इसमें? तो ये बन गया ए बी बाई 2 माइनस ये जो सी डी है सी माइनस डी, इसको लिख लूंगा डी सी अपॉन 2। So that Yes, is sir. half of AB minus DC। ये क्या बताया उसने कि वो जो वेक्टर है वो उनके डिफरेंस के हाफ के इक्वल है, इक्वल sir. टू हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ AB एंड DC। पहली चीज। अच्छा दूसरी बात, हाफ ऑफ AB को तो एज इट इज रखते हैं, DC को लिख लूं लैम्डा टाइम्स AB यहां से। तो ये बन गया 1 माइनस लैम्डा बाई 2 इंटू ए बी। क्या ये कोई नया स्केलर नहीं बनेगा 1 माइनस लैम्डा? Yes, sir. सो इजंट इट सम k टाइम्स वेक्टर ए बी? मतलब कि दोनों चीजें प्रूव हो गई। एक तो जो PQ वेक्टर है वो AB के पैरेलल है, AB के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली CD के भी पैरेलल है क्योंकि वो दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक, ठीक है मेरी बात? सर पैरेलल कैसे है? आ गया ना, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया। PQ is linearly dependent on AB। ओके सर। ये तो खुद ही आया, I did not do anything। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो ये जो चीज है ये शो करती है कि वो AB और CD के पैरेलल है। ये जो चीज है वो दूसरा वाली चीज शो करती है कि वो उनके डिफरेंस के हाफ के बराबर है। बस हो जी, Yes, sir. चल दूं आगे। सर एक बार फिर से बता दो। अब वेक्टर में ना अब लगने लगा है कि हाँ नहीं ये इतना भी टुच्चा नहीं है जितना हम अभी तक सोच रहे थे। ये थोड़ा इसकी बिगनिंग बोरिंग है वरना चैप्टर में जान बहुत है इसमें। देखो जी, एक टेट्राहेड्रन सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ट्रेपीजियम है। उसने ये कहा क्वेश्चन में कि ये प्रूव करो कि दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो वेक्टर बना वो वेक्टर AB और CD दोनों पैरेलल लाइंस के पैरेलल है और दूसरा वो उनके डिफरेंस के हाफ के बराबर है। Isn't it? यस सर। यही करना है। यस सर। नाउ मैंने ABCD के पोजीशन वेक्टर मान लिए ABCD। तो मेरे पास वेक्टर AB क्या आ जाएगा, ले वो भी लिख देता हूं। वेक्टर AB विल बी B माइनस है। बेसिकली वो OB माइनस OA होगा तो OB B है, OA A है। और जो DC है वो हो जाएगा C माइनस D के बराबर, हाँ कि नहीं? यस सर। तो PQ जो वेक्टर है, PQ वेक्टर क्या होगा? वो होगा OQ माइनस AP, OQ माइनस OP। Q चूंकि B और D का मिड पॉइंट है तो B प्लस D बाई 2। P A और C का मिड पॉइंट है तो A प्लस C बाई 2। सेक्शन फॉर्मूला लगाया बस मिड पॉइंट का, इनको उठा के रख दिया तो ये AB बाई 2 माइनस DC बाई 2 बन गया। मतलब वो हाफ ऑफ देयर डिफरेंस है, दिखा है ना, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर डिफरेंस। ठीक है सर। अब उसको जो इसमें CD था DC था उसको लैम्डा टाइम्स AB होता है क्योंकि उसके पैरेलल है, उसको लैम्डा टाइम्स AB रख दिया तो वो नया स्केलर किया आ गया। तो मतलब PQ इज पैरेलल टू AB। ठीक है मेरी बात? यस सर। चलो आगे।
एक छोटी सी हेडिंग डालो, उससे कंक्लूड करूंगा, 5 मिनट लूंगा आपके। टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन क्या होता है? दो ज्योमेट्रिकल फिगर है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी, टेट्राहेड्रन क्या होता है? एनी आइडिया? सर एक पॉइंट से जो 4 लाइंस जाती हैं जिसमें एक अलग प्लेन 3 सेम प्लेन होती हैं। ये ना एक पिरामिड है। देखो सपोज करो ये इसका बेस है, ठीक है, ऊपर ना एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इसके सारे बेस जुड़े हुए हैं, बेस के हर पॉइंट। आई होप आप इस डायग्राम को देख के थोड़ा थोड़ा 3D विजुअलाइजेशन कर पा रहे हो। यस सर। अगर ये A B C D बोलूं तो टेट्राहेड्रन क्या है? 4 फेसेस, 4 ट्राइंगुलर फेसेस। कौन कौन से फेस हैं? एक तो ABC, एक ABD, एक ACD और एक BCD है। 4 फेस दिख रहे हैं सबको? फोर वर्टेक्स कौन कौन से? A, B, C and D. How many edges? 6 edges. AB, AC, AD, BC, BD and CD. रमनीक, Yes, sir. हो रहा है टेट्राहेड्रन विजुअलाइज? Yes, sir. तो ये टेट्राहेड्रन है। ठीक है, अब ना टेट्राहेड्रन में क्या है, सपोज करो वर्टेक्स के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो A, B, C और D है। लेट position vector of vertices is vector A, vector B, vector C and vector D. Then अब ना एक टेट्राहेड्रन की मीडियन होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि a line joining any vertex to the centroid of the opposite face is called what? A line joining any vertex to the centroid of the opposite face is called median of tetrahedron. Median of tetrahedron. दूसरा पॉइंट, ऑल मीडियंस, कितनी मीडियन होगी टेट्राहेड्रन में? फोर। हाँ जी, 4. All medians of a tetrahedron are concurrent and point of concurrency is called, all medians of a tetrahedron are concurrent and point of concurrency is called centroid of tetrahedron. Centroid of tetrahedron. It divides any median in a ratio of 3:1. ये किसी भी मीडियन को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है and its position vector is
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ओवर 4। बस भाई आज के लिए इतना रखते हैं, समझो जरा ध्यान से एक बार क्या लिखा है।